हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के लिए आप लोगों को इस वीडियो का इंतजार था जो जीव विज्ञान का सेट नंबर मैं 2 करा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर आपका जो 1 है, ये वाला सेट नंबर ये हो चुका है, जिसका कोड है 348 GG, ठीक ना। और 348GH हम लोग करा रहे हैं और GH में भी प्रश्न नंबर 6 के ख तक हो चुका है, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग को प्रश्न नंबर ग का कराना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7746001276 ठीक है। ये नंबर आप लोग कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके 100 रुपीज़ में आप लोग पेमेंट करके सारी पीडीएफ ले लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 3-3 ईयर का आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए है, ग है, कह रहा है मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए सात विपर्यासी विषयों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मेंडल ने जो आपका मटर के पौधे पर 7 जोड़ों के विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये आपके हैं तने की लंबाई, तने की ऊंचाई पर किया था, फूल के रंग पर किया था, फूल का स्थान जो है वो उसको किया था, फली का आकार जो है उस पर किया था, फली का रंग उस पर किया था, बीज का आकार और बीज का रंग, ठीक ना। इन सभी पर आपका जो मेंडल थे वो क्या कहते हैं, विपर्यासी लक्षण निकाले थे, ठीक है। अब हम लोग इसको चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव चुनाव इसलिए किया था क्योंकि ये कई वजहों से उपयुक्त थे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए मटर के पौधे आसानी से हर जगह उगाए जा सकते हैं, एक तो ये बात थी। दूसरी, इनका जीवन चक्र वार्षिक और अल्पकालिक होता है। इनका जो जीवन चक्र होता है ये वर्ष में एक बार होता है और अल्पकालिक होता है, ठीक ना। और इनको आसानी से हर जगह पर उगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इनके फूल द्विलिंगी होते हैं। इनके फूल कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और ये मुख्य रूप से अपने आप परागित होते हैं, ठीक ना, अपने आप परागित हो जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इनमें कई विरोधी गुण पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के जरिए पता लगाया कि विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के स्वपरागण से पैदा होने वाली पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है। इसमें इससे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, ठीक ना। सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है, कौन से में, पौधों पैदा होने वाली जो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है। इसमें इससे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखिए आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। जैसे देखिए जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखना है। और एक है उसको हम लोग उसको भी आगे देखेंगे। देखिए पहला ये है जैव सूचना विज्ञान पर। यह जीव विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का एक मिश्रण है जो जैव सूचना विज्ञान है, ठीक है। इसमें जैविक डेटा को संग्रहित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए कंप्यूटर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। जैव सूचना विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न है। पहला, यह एक गतिशील और उभरता हुआ क्षेत्र है। यह क्या है, यह एक गतिशील और उभरता हुआ क्या है, क्षेत्र है। इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर विज्ञान जैसे कई विषयों का समावेश है। कई विषयों का क्या है, समावेश है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जैव सूचना विज्ञान के जरिए जैविक डेटा को व्यवस्थित, संग्रहित और समझने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इसमें जैव सूचना विज्ञान के जरिए जैविक डेटा को व्यवस्थित, संग्रहित और समझने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जैव सूचना विज्ञान था, इतना था। उसके बाद दूसरी हेडिंग इसमें है, क्या है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक ना। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो देखिए एमनियोसेंटेसिस जो होता है आपका गर्भावस्था के दौरान
भ्रूण की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण है। जैसे हम लोग क्या मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्नियोसेंटिसिस कराते हैं। एग्नियोसेंटिसिस क्या होता है, जब आपके पेट में जैसे किसी महिला के पेट में अगर बच्चा है तो उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका पता हम लोग या फिर लिंग लिंग का पता लगाने के लिए भी किया जाता है कि वो लड़की है कि लड़का है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। या फिर किसी रोग से पीड़ित है या फिर कोई रोग उसको धरा है, उसका भी इसमें पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है जो लेडीज होती है उनमें से, ठीक है, और उसका विश्लेषण किया जाता है। इस परीक्षण के जरिए भ्रूण में गुणसूत्र संबंधित असमानताओं, ओपन न्यूरल ट्यूब दोष यानी कि ONTDS जैसे कि स्पाइना बिफिडा बिफिडा और अन्य दोषों या विकारों का पता लगाया जा सकता है, ठीक ना। अन्य दोषों या विकारों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल भ्रूण लिंग निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो लिंग होता है लड़की लड़का का, उसको भी पता लगाया जा सकता है। इस परीक्षण को करने के लिए गर्भावस्था के 14वें या 15वें सप्ताह, कौन से सप्ताह, 14वें या 15वें सप्ताह में सर्जिकल सुई से गर्भाशय से थोड़ी मात्रा में एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। इसमें 10 या 30 मिनट तक का समय लगता है, ठीक ना। इतना आपको लिख देना है, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कितना समय लगता है, 10 या 30 मिनट का भी समय लग सकता है। और यह 14वें और 15वें सप्ताह में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है भ्रूण लिंग निर्धारण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, देखिए, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्लोनिंग के लिए देखिए उत्तर है, क्लोनिंग के लिए संवाहक में ये विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी, देखिए, संवाहक एक DNA अणु होते हैं। जो आपके संवाहक होते हैं क्या होते हैं, एक DNA अणु होते हैं। इसमें क्लोन करने के लिए DNA खंड को जोड़ा जा सकता है। जो DNA आपका होता है खंड होता है उसको जोड़ा जा सकता है। तीसरी पॉइंट, संवाहक में प्रतिकृत का मूल होना चाहिए ताकि वह मेजबान कोशिका के अंदर स्वयं प्रतिकृत बना सके। उसके बाद चौथी पॉइंट इसमें है, इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के साथ चयन योग्य मार्कर होना चाहिए, ठीक ना। इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के साथ क्या होना चाहिए, चयन योग्य मार्कर होना चाहिए। उसके बाद पांचवी पॉइंट इसमें, इसका आकार छोटा होना चाहिए, यानी कि यह छोटा होना चाहिए आकार में, ताकि इसे मेजबान कोशिका के अंदर आसानी से एकीकृत किया जा सके। और छठवां पॉइंट है, इसमें एकाधिक क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। और सातवीं पॉइंट है, इसे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रणालियों के अंतर्गत काम करना चाहिए, ठीक ना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रणालियों के अंतर्गत क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्लोनिंग संवाहक वांछित जीन को ले जाने के लिए वाहन के रूप में काम करता है। क्लोनिंग प्रक्रिया के दौरान यह वांछित जीन को पोषी कोशिका में ले जाता है। प्लाज्मिड जीवाणु भोजी, यहाँ पर रहेगा जीवाणु भोजी, प्लाज्मिड वायरस, किसी उच्च जीव की कोशिका वगैरह क्लोनिंग के लिए संवाहक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिख लेना है, इतना बड़ा। अगर आपको इसमें 5 नंबर लेना है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 7वां से लेकर के 9वां तक 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आपको लिख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। अब देखिए चेकर बोर्ड क्या है, दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। पहले हम लोग द्विसंकर, देखिए ये द्विसंकर है, देखिए दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं
उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, चेकरबोर्ड को देखते हैं। ये देखिए आपका जो ये पीढ़ी वाला है वह F1 पीढ़ी का ये चेकरबोर्ड है। उसके बाद चेकरबोर्ड आपका F2 का मैं दिखाऊंगा, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। ये देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये जो है गोल तथा पीले बीज हैं, ठीक ना। ये क्या है, गोल तथा पीले बीज हैं। उसके बाद ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये झुर्रीदार तथा हरे बीज हैं, ठीक ना। हरे बीज के लिए क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, इसका देखिए क्रॉस कराया जाता है ऐसे ऐसे, इसका और इसका क्रॉस कराया जाता है, इसका और इसका दोनों का क्रॉस कराएंगे। अब इसका देखिए क्रॉस कराएं तो कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर आया, क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर आया। इसमें देखिए कैपिटल वाई और स्मॉल आर आया, ठीक है। अब दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, कैपिटल वाई और इसमें से कैपिटल आर स्मॉल आर आया। ये F1 पीढ़ी के लिए हुआ, जो क्या होगा, संकर गोल और पीला बीज होगा। जो इसका बीज होगा पीला होगा और जो संकर होगा वो कैसा होगा, गोल होगा। तो ये क्या है, यह F1 पीढ़ी है, ठीक ना। जहाँ तक आपको समझ में है F1 पीढ़ी, अगर F1 पीढ़ी समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं चेकरबोर्ड F2 पीढ़ी पर। ये आपका F2 पीढ़ी है। देखिए हम लोग पहले कैसे लिखते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी लिख लिया जाता है, इधर भी लिख लिए हैं 4 ठे और इधर भी 4 ठे। अब देखिए एक बार इसको लेंगे तो एक बार इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको लिए ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो गया। फिर एक बार इसको तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर डबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर कैपिटल वाई और आर है, तो कैपिटल वाई दो थे, कैपिटल वाई और इस कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो पहले जो कैपिटल होता है उसको लिखते हैं, तो पहले हमेशा वाई लिखा जाएगा, चाहे वो कैपिटल है चाहे स्मॉल है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल को पहले लिखेंगे, तो देखिए कैपिटल वाई यहाँ पर और यहाँ पर स्मॉल वाई यहाँ पर है, ठीक है। कैपिटल वाई इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल वाई फिर ये वाला लिखें, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर लिखें, तो ये वाला देखिए सही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसमें लेंगे तो इस वाले पे लेंगे, फिर इसको 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 लेंगे, इस लाइन में, ठीक है। तो जो कैपिटल रहेगा, अगर वाई को पहले हम वाई लिखते हैं तो कैपिटल जो वाई रहेगा उसी को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई था, इसमें ये स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो इसको पहले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई है, तो दो कैपिटल वाई इस कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये आपका क्या है, F2 पीढ़ी है। अब इसका हम लोग अनुपात देख लेते हैं, रेशियो क्या है। तो ये देखिए इसका अनुपात है 9:3:1, ठीक ना। 9:3:1 है। जो आपका 9 है वो क्या है, गोल व पीले बीज के लिए है। जो आपका 9 है ये किसके लिए है, गोल व पीले बीज के लिए। और एक ये वाला 3 जो है गोल व हरे बीज के लिए है, और ये 3 जो है ये पीले व झुर्रीदार बीज के लिए। जो आपका 1 है यह हरा व झुर्रीदार बीज है, ठीक ना। जो आपका 1 है कैसा है, हरा व झुर्रीदार बीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड यानी कि थोड़ा सा बड़ा था। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में त्रिसंलयन की क्रियाविधियों का वर्णन कीजिए। त्रिसंलयन क्या होता है, इसका क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हम लिखे, पराग नलिका से मुक्त दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। 3 केंद्रकों का यह
संलयन त्रिसंलयन कहलाता है, ठीक ना। जब तीन त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, तीन केंद्रक जब मिलते हैं तो ये क्या बनता है, संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। परागकण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पराग नलिका बनाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती हैं और पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती हैं। भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका या देखिए कटा हुआ है, ठीक है, अंडकोशिका या मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है तथा इससे ध्रुवीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक व नर केंद्रक क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं, फिगर को हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है फिगर। तो देखिए इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है और इसको समझ लेना है, ठीक है। फिगर आपको बनाना पड़ेगा, क्रिया विधि जब समझाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है फिगर में इस प्रकार से हम ऐसे ऐसे करके एक फिगर बना लिए। अब इसमें देखिए ये वाला जो है यहाँ पर जो ध्रुवीय केंद्रक है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, तो इसको बोलेंगे ध्रुवीय केंद्रक। और ये देखिए निभाग है, ये देखिए तीन क्या है, कोशिका है, जिसे हम लोग निभाग बोलेंगे। प्रतिमुदा कोशिका है, ये क्या है, प्रतिमुदा कोशिका है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक ना। बीजांड वृंद, ये जो आपका ये आया हुआ है इस प्रकार से, ये बीजांड वृंद है। और ये बीजांड द्वार, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बीजांड द्वार है। उसके बाद सहायक कोशिका, ये जो तीन थे आपको दिख रही है सहायक कोशिका है, ठीक है। तो ये आपको फिगर इस प्रकार से ऐसे ऐसे बना लेना, ठीक ना। फिगर बढ़िया बना है, इसको आप लोग बना लेंगे फिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है मानव रक्त में लसिकाणु और जो दूसरा है अपसारी विकास। तो यहाँ पर देखिए पहला है मानव रक्त में लसिकाणु क्या होते हैं। लसिकाणु लसिका में मौजूद रक्त कणिकाएँ होती हैं। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसमें प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और लसिकाणु होते हैं। लसिकाणु एक तरह की श्वेत रक्त कोशिका होती है। लसिकाणुओं की उत्पत्ति परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन, ठीक ना, लसिकाएं अंगों में होती है, जैसे अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिकाएं अंग हैं। इसमें अब देखिए आगे, इसमें परिपक्व प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। यह कोशिका विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। जो आपकी कोशिका होती है वो हमारे जो विभिन्न जो रोग होते हैं, ठीक ना, बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होते हैं उनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। हमारे शरीर में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है। कौन कौन से, विलसिकाणु और टी लसिकाणु, वी लसिकाणु और टी लसिकाणु, ठीक है। दो क्या होती है, दो हमारे शरीर में मौजूद दो विशेष प्रकार की लसिकाणुओं द्वारा होती है। क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, वी लसिकाणु और टी लसिकाणु। तो देखिए वी लसिकाणु हमारे शरीर में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है। क्या करती है, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें, ठीक ना। जो आपका वी लसिकाणु होता है वो क्या करती है, प्रोटीन को पैदा करती है ताकि प्रोटीन की सेना एक होती है उसको क्या करती है, बनाती है, और वह क्या करते हैं, सब रोगों से लड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। अपसारी विकास। अपसारी विकास क्या है, किसी एक जाति के जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुँच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने दो क्षेत्र के पर्यावरण के अनुरूप
अनुरूप आकारिक परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक ना। अनुरूप क्या होते हैं? आकारिक परिवर्तन होने लगते हैं। इससे पूर्व जाति की मूल समष्टि कई नई समष्टियों में बट जाती हैं। इसे अनुकूली अपसरण कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए, इस प्रकार अलग हुई प्रत्येक समष्टि नई जाति में विकसित हो जाती है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बनने वाली नई जातियों को विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं। इस प्रकार जाति का विकास अपसारी विकास कहलाता है, ठीक ना। जो इस प्रकार से जो जाति होती है एक दूसरे जगह चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपना जीवन नया जीवन समष्टि बनाती, नई समष्टियों में बट जाती हैं और वहाँ पर अपसरण क्या होते हैं, वहाँ पर अपना जीवन पालन पोषण करती है। समष्टि नई जाति जो होती है विकसित हो जाती है, ठीक ना। और क्या कहलाती है? विकास अपसारी विकास कहलाती है। क्या कहलाती है वह विकास? अपसारी विकास कहलाती है। तो ये आपका था अपसारी विकास, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसका भी, ठीक है। तो इसका अपसारी विकास और मानव रक्त में रसकालू का आप लोग क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी लिए उदाहरण में। अपसारी विकास द्वारा आदमी, चूहा जैसे कीट, पक्षी, वृक्षवासी आदि पूर्वजों से यूथीरिया अधिवर्ग के आधुनिक स्तनियों का विकास हुआ। यानी कि अपसारी विकास से आदमी का विकास हुआ, चूहा का विकास हुआ, कीट, पक्षी, वृक्षवासी आदि पूर्वजों से जो है यूथीरिया अधिवर्ग के आधुनिक स्तनियों का विकास हुआ। स्तनियों का स्तन, ठीक ना, स्तनियों का विकास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए। बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व रक्षित जंगली क्षेत्र है जहाँ वन्य जीव के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पादपों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र क्या होता है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग है। पहला क्रोड जोन का क्षेत्र, देखिए क्रोड जोन का क्षेत्र है, यह बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग है। उसके बाद देखिए पर्यटन क्षेत्र है, इसमें मानव को विभिन्न क्रियाओं की अनुमति होती है। और यहाँ पर देखिए एक है बफर क्षेत्र, ठीक ना, बफर क्षेत्र यह क्रोड क्षेत्र के ठीक बाहर होता है। उसके बाद एक है कृषि क्षेत्र, इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं। कृषि क्षेत्र में कौन रहते हैं? आदिवासी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बायोस्फीयर का महत्व, बायोस्फीयर का महत्व आपको लिख लेना है। पौधों व जंतु समुदायों को विभिन्न एवं परिशुद्धता का संरक्षण करना। दूसरा है शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अनुकूल अवसर प्रदान करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो राष्ट्रीय उद्यान में देखिए हम लोग वन्य जीव की उन्नति एवं फूलने फलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उसमें लिख लेना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर लेने के लिए कुछ ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा। तो सुरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक ना। इसको वन्य जीव की उन्नति एवं फूलने फलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इस क्षेत्रों को वानिकी चरण तथा कृषि संबंधी कार्यों की मनाही होती है, ठीक ना, मनाही होती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप पर निषेध होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर सब मना होता है, ठीक ना, निषेध होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर या अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर है भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम में पड़ता है आपका। यह एक सींग वाला गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक ना, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैसूर में पड़ता है, जो कर्नाटक में है। यह हाथी शेर तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बालघाट पड़ता है, जो मध्य प्रदेश में है।
मृग तथा बाघ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। अथवा वाला देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियाँ। यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिस पर बहुत देश मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए के एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य जीनोम का संगठन, संरचना, कार्य, सब विस्तृत विवरण प्राप्त करना है, ठीक ना। इसमें कौन कौन से, यूएसए और हमारा जो हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जीनोम का संगठन, संरचना, कार्य का विस्तृत विवरण प्राप्त करना है, ठीक है। अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियां, देखिए क्या है अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियां। डीएनए अनुक्रमों के अध्ययन से प्राप्त आंकड़े तथा शोध कार्यों से प्राप्त जानकारी से आने वाले समय में जैविक तंत्र, बायोलॉजिकल सिस्टम जिसे कहते हैं, को समझने में बहुत आसानी होगी या आसान होगा। या इस बृहद कार्य को, मतलब इस बड़े कार्य को करने में विषय के अनेक सार्वजनिक एवं असार्वजनिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपना योगदान दिया है, ठीक है। मानव जीनोम अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इससे जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका है। प्रारंभ में शोधकर्ता एक समय में एक या कुछ ही जीन्स का अध्ययन कर पाते थे। जीन्स मतलब जो आपके जीन होते हैं, ठीक है, डीएनए में थे। पूर्ण जीनोम एवं नई तकनीकी के आधार पर अब काफ़ी व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीकों द्वारा अनेक विवादों को सुलझाने में सहायता मिली है। इन विधियों के द्वारा अनेक रोगों के कारणों का पता लगाया जा सका है। भविष्य में अनेक समस्याओं को सुलझाने तथा मानव जीनोम को सुधारने का कार्य किया जा सकेगा। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, मानव जीनोम। उसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का ये पहली पॉइंट थी, इसी में एक दूसरी पॉइंट है, ठीक है। दूसरी पॉइंट संक्रामक रोग है। तो देखिए हम लोग संक्रामक रोग देखते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारी है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं। नज़ला, जुकाम, मलेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस आदि संक्रामक रोग जीवाणु, कवक, विषाणु आदि द्वारा फैलते हैं, ठीक है। ये संक्रामक रोग हो गया। उसके बाद देखिए संक्रामक रोग का संचारण कैसे करेंगे। तो देखिए संक्रामक रोग का, तो थोड़ी बहुत आवाज़ उसमें जा रही होगी तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग को दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर देखिए संक्रामक रोग का संचारण है प्रत्यक्ष संचारण या संपर्क द्वारा। ये प्रत्यक्ष संचारण है संपर्क द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। क्या होता है? यह स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। उसके बाद वायु द्वारा देखिए कैसे होता है। छींकने, खांसने, थूकने व बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति से निकले सूक्ष्म बिंदुकों द्वारा, यानी सूक्ष्म बिंदु जैसे बात करते समय कभी कभी देखते हैं उसमें से थूक निकल जाता है मुंह से, ठीक ना, तो उसके कारण भी होता है। किसी जंतु के काटने से, देखिए कुत्ता, मच्छर, खटमल आदि रक्त का आधान द्वारा, ठीक ना। कुत्ता काट कर किसी को आपको काट लिया तो रोग हो सकता है, या फिर मच्छर काट कर उसको काट कर आपको काट लिया तब भी हो सकता है, खटमल काट कर आपको काट लिया तब भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रक्त आधान द्वारा, ठीक है। आगे देखिए परोक्ष संरक्षण, ठीक ना। परोक्ष संरक्षण क्या होता है? पहला है संदूषित जल व भोजन द्वारा। ये आपको संदूषित जल व भोजन द्वारा भी हो सकता है। आप किसी का संदूषित जल जूठा खा रहे हैं तभी उसमें जो रहेगा वो आपको हो सकता है। उसके बाद संदूषित कपड़ों, बर्तन व सर्जिकल औजारों द्वारा, ठीक ना। किसी प्रकार के कपड़े, उसके कपड़े, बर्तन का यूज कर रहे हैं तब भी हो सकता है। गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा, गंदे हाथ
उनके गंदे हाथ को छू रहे हैं, ऐसे उंगलियों से भी ये फैलता है। उसके बाद देखिए संक्रामक रोग नियंत्रण एवं निवारण। इसका नियंत्रण और निवारण क्या है, तो देखिए संक्रामक रोग छूट के रोग हैं। संक्रामक रोग क्या है, छूट के रोग हैं जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं। जो क्या होते हैं, महामारी का रूप ले लेते हैं। अतः इस इसका नियंत्रण अतः इसका नियंत्रण एक निवारण आवश्यक है। इसका नियंत्रण एवं निवारण क्या है, आवश्यक है। पहला व्यक्तिगत स्वच्छता। पहला देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने शरीर को साफ करना, प्रतिदिन स्नान करना व हाथ धोकर भोजन करना। तो ये चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए। अपने शरीर को क्या साफ करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग। पीने के लिए आप लोग हमेशा क्या करें, स्वच्छ पानी का उपयोग करें, आरओ का उपयोग करें या फिर आप बड़ी मशीन का पानी पिए। उसके बाद देखिए तीसरा है फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना। आप लोग को फल सब्जियों क्या करना है, अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए, ठीक है। खाने के सभी सामान को ढक कर रखना। जो खाने का आपके घर में जो सामान होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी लगाना चाहिए, ठीक है। सोते समय हम लोग क्या करना चाहिए, मच्छरदानी लगा कर सोए कि मच्छर न काट सके और संक्रामक रोग न हो सके। छठवीं पॉइंट है पानी के गड्ढों व दलदल स्थानों की सतह पर मिट्टी का तेल डालना। जो आपके आसपास गड्ढे होते हैं वहाँ पर जो दलदल होते हैं, जो स्थान होते हैं बज 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 करने लगते हैं ऐसे पानी, ठीक है। तो उस वहाँ पर क्या करना है आपको, मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ के कीटाणु जो मर सकें। यहाँ पर देखिए सामान्य मानव संक्रामक रोग है, जुकाम है जो रीनो रीनो के रीनो वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार जो होता है एडीज मादा मच्छर के कारण होता है। किसके, एडीज मादा मच्छर के कारण होता है, ठीक ना। स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया जो होता है भी वायरस के कारण होता है। जीवाणु द्वारा जो टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। और जो मलेरिया अमीबता है ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, ठीक ना। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 9 का आखिरी क्वेश्चन और ये सेट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन था। सेट नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। और आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरा ये पढ़ाया लिखाया गया जो भी चीज़ आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ का संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया था, ठीक ना शुरुआत में ही। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो नहीं जाना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।